आज हम लोग यूपीएससी का टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये टेस्ट नंबर 1 है। ठीक है, जनरल स्टडी पेपर 1 का। ठीक है, इसमें टोटल ये 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का 200 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन पर सही पर 2 मार्क्स मिलेगा, गलत पर 1/3 मार्क्स उसका कट जाएगा, यानी कि 0.66% कट जाएगा। ठीक है, ऑन अटेम्प्ट पर कोई मार्क्स नहीं कटेगा। आप लोग कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा, कितना आपका सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन पर 3 से 4 सेकंड आपको टाइम मिलेगा आंसर देने के लिए। ठीक है, और उसके बाद जितना भी स्कोर रहेगा वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा। और इसका पीडीएफ और आंसर मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 368 इज अ पार्ट ऑफ 20 ऑफ the constitution deals with the power of a parliament to amend the constitution and procedure to be followed। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्टिकल 368 अमेंडमेंट से है। ठीक है, ये पार्ट 20 में आता है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अमेंडमेंट बिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर इन लोअर और द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। लोअर हाउस अपर हाउस में इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन स्टेट में लेजिस्लेचर में नहीं ये होता है, यानी कि सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो तो देखो बी ऑप्शन गलत हो गया, चलो बी को गलत कर दिया। फिर उसके बाद बोल रहा है थर्ड स्टेटमेंट कि अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय अ मिनिस्टर्स विथ अ प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स। ठीक है, तो अमेंडमेंट बिल होता है वो कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मिनिस्टर ही करे। वो प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, मिनिस्टर भी कर सकता है, कैबिनेट मिनिस्टर भी करता है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, प्राइवेट परमिशन नहीं चाहिए प्रेसिडेंट का अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए। मनी बिल के लिए या ऑर्डिनरी बिल के लिए चाहिए प्रेसिडेंट का प्राइवेट परमिशन, लेकिन अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं चाहिए। तो थर्ड भी स्टेटमेंट गलत हो गया, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। सी बी ऑप्शन हट गया, तो बी और सी ऑप्शन हट गया, तो 1 ऑप्शन सही है, यानी कि ए और डी में से कोई। ठीक है, तो चौथा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि प्रेसिडेंट कैन नाइदर विथहोल्ड हिज एसेंट नॉर रिटर्न द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टू द पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट कैन नाइदर विथहोल्ड हिज एसेंट नॉर रिटर्न द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टू द पार्लियामेंट। ये बिल्कुल सही है कि एक बार अगर हाउस से पारित होकर अगर चला गया प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को उसका एसेंट देना ही देना है किसी भी हाल में। वो ना बिल को होल्ड कर सकता है, ना रिटर्न कर सकता है फॉर रिकन्सिडरेशन। तो 4 वाला सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो पहला का आंसर डी। ठीक है, आप लोग पहले अटेम्प्ट करिएगा इसको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, फिर पहला स्टेटमेंट है कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ अ पार्लियामेंट इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिमिटेड अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये लिमिटेड अमेंडमेंट कर सकता है, ये ना कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके रख दिया और कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं अमेंड कर सकते हैं। फिर 1 स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, तो 1 स्टेटमेंट 1 तो सारे ऑप्शन में 1 है, तो यहाँ से कुछ निकलता नहीं है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। पार्लियामेंट कैन expand its amending power so as to acquire for itself the right to repeal or abrogate the constitution or to destroy the basic feature। तो बेसिक फीचर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, तो यानी कि 2 ऑप्शन गलत हो गया। तो 2 गलत हो गया, तो बी और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि ए और सी में से कोई आंसर होगा।
फिर उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल सही है, ये एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर है, सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव जुडिशियल लेजिस्लेचर। तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो यानी कि सी ऑप्शन, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 3। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट पूछ रहा है कि इट इज एग्जीक्यूटिव, पहला स्टेटमेंट है इट इज एग्जीक्यूटिव, इन दिस एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसी एंड एक्ट, बिल्कुल सही है। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसी एंड एक्ट, बिल्कुल सही है पार्लियामेंट्री फॉर्म में। इट इज नोन एज अ वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल सही है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल पर ये काम करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। फिर उसके बाद रसिया, ब्राज़ील, यूएसए, श्रीलंका हैज़ दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट। रसिया, ब्राज़ील, यूएसए, श्रीलंका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होता, यानी कि थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि डी और सी निकाल दो और 1 और 2 सही है, यानी कि बी ऑप्शन थर्ड हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, परमानेंट भी है, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, यानी कि 1 बिल्कुल सही है। फिर सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है द 2019 SCO एनुअल समिट वाज हेल्ड इन क्विंगडाओ, चाइना। नहीं, क्विंगडाओ में नहीं हुआ था, ये हुआ था तुम्हारा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में हुआ था, बिस्केक किर्गिस्तान, किर्गिस्तान में हुआ था, ठीक है। फिर इंडिया इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ SCO, नहीं, इंडिया पाकिस्तान परमानेंट मेंबर ऑफ SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट मेंबर है, ठीक है, यानी कि 2 और 3 गलत हो गया, यानी कि ए ऑप्शन 1 बस सही है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसका कौन कौन मेंबर है तो याद रखना, इंडिया है, पाकिस्तान है, रसिया है, चाइना है, फिर उसके बाद किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान है, ठीक है, ये सब परमानेंट मेंबर है। 5th नंबर क्वेश्चन है कि किम्बर्ली प्रोसेस इज रिलेटेड टू। किम्बर्ली प्रोसेस क्या होता है, तो किम्बर्ली प्रोसेस क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें रिमूवल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट डायमंड फ्रॉम द ग्लोबल सप्लाई चेन। तो और इंडिया अभी हाल फिलहाल में किम्बर्ली प्रोसेस का ये बना है, मतलब कि किम्बर्ली प्रोसेस मिला है, प्रेसिडेंट वो बना है इंडिया, तो दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। रिमूवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डायमंड फ्रॉम द ग्लोबल सप्लाई चेन, ये ऑप्शन, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया रिसेंटली साइन द क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन, दिस डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्राइस्ट चर्च डिक्लेरेशन क्या है, कॉल टू एक्शन क्या है, तो ये एक तरह का ऑनलाइन एक्सट्रीम कंटेंट को बैन करने का ये है, ठीक है, ऑनलाइन एक्सट्रीम कंटेंट को बैन करने के लिए क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन साइन किया है इंडिया रिसेंटली, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। 7th नंबर क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग difference between the federal system and unitary system. तो federal system has written constitution while unitary system has written and
सिस्टम के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फेडरल सिस्टम हैज रिजिड constitution while unity system has rigid or flexible. Sorry, this statement is also correct. फिर उसके बाद फेडरल सिस्टम हैज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर while the unitary system has unicameral legislature. ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, because India is a unitary system but still it's having अपर हाउस लोअर हाउस, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाता है। तो थर्ड जिसमें वो रिमूव कर दो, यानी कि डी रिमूव हो गया, सी रिमूव हो गया, 1 ए रिमूव हो गया, ठीक है। ओके, विच स्टेटमेंट गिवन अबव इज नॉट करेक्ट, यानी फॉल्स, यानी कि थर्ड वाला रहना ही है, ठीक है। थ्री सब 3 में है, ए बी सी, यानी कि बी ऑप्शन हट गया। फिर उसके बाद बोल रहा है फोर्थ स्टेटमेंट कि फेडरल सिस्टम has supremacy of the constitution while unity system has no supremacy of the constitution. ऐसा कोई बात नहीं है, इंडिया यूनिटरी सिस्टम है बट स्टिल कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाता है, तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाता है, स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बोल रहा है कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज हैज बिकम एन इसेंशियल टूल टू फाइट अगेंस्ट द राइजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टू बी सुटेबल ऑप्शन फॉर कैप्चर कार्बन स्टोरेज। तो कार्बन स्टोरेज कहाँ कहाँ कैप्चर कर सकते हैं इसके बारे में पूछ रहा है। डिप्लीटिंग ऑयल फील्ड, हाँ कैप्चर कर सकता है। डिप्लीटेड गैस फील्ड, हम वहाँ पे भी कैप्चर कर सकते हैं। डीप सलाइन फॉर्मेशन, हाँ मतलब कि समुद्र में भी, ओशियन में भी कैप्चर कर सकते हैं। डिप्लीटिंग ऑयल फील्ड यहाँ पे भी कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 सारा ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 सारा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि इफ लेवरेज रेशियो ऑफ द bank is relaxed by the Reserve Bank of India, what would be the immediate consequence of such moves? तो लिवरेज अगर रिलैक्स कर देता है, यानी कि बैंक के पास ज़्यादा मनी आ जाएगा, तो बैंक के पास ज़्यादा मनी आ जाएगा तो वो लोन मतलब कि लेंडिंग ज़्यादा कर सकता है। तो इट इंक्रीज द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक, लेंडिंग कैपेसिटी बैंक का इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इंडिया फेडरेशन वाइल द लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर यूनियन लिस्ट कंटेन मोर सब्जेक्ट देन द स्टेट लिस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद द bulk of the constitution can be amended by parliament either by a simple majority or the special majority, ये भी सही है, यानी कि जो, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर यूनिटरी फीचर ऑफ द constitution। तो राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इंडिया फेडरेशन वाइल द लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ द इंडिया एज अ होल, ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इससे कोई यूनिटरी फीचर के बारे में कुछ बता नहीं रहा है कि क्या उससे रिलेशन है, तो यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। 2 और 3 यूनिटरी के बारे में बता रहा है कि यूनियन ज़्यादा पावरफुल है, यूनिटरी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 10 के बाद 11 क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। तो 11 में बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओनली पार्लियामेंट कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, हाँ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन है तो पार्लियामेंट ही बना सकता है उसको लॉ। ओनली द पार्लियामेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर द
पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे कि दिल्ली या पौंडीचेरी है, वहाँ पर वहाँ का गवर्नमेंट बना सकता है, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पर होता है। तो ओनली पार्लियामेंट के बारे में बात नहीं है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन गलत हो गया। तो 2 जिसमें जिसमें है उसको सब रिमूव कर दो, यानी कि ए बी एस डी क्या नाम से करेक्ट ही पूछा ना, हाँ ठीक है। फिर थर्ड बोल रहा है द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट an act of a parliament does not apply to the scheduled area in the state or apply with a special modifications and exceptions। हाँ, ये गवर्नर को पावर रहता है, ठीक है, शेड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड, ठीक है, शेड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड ये गवर्नर को पावर रहता है। तो थर्ड ऑप्शन का सही है। फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ट्रांसफर certain subject to concurrent list from the state list। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट ये स्टेट लिस्ट में था, उसको ट्रांसफर कर दिया गया कंकरेंट लिस्ट में 42nd अमेंडमेंट में। तो ये 4 वाला स्टेटमेंट सही है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही, सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट acquires the power to make law on subject in the state list। नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट के पास पावर आ जाता है कि वो स्टेट लिस्ट पर भी लॉ बना सकता है, बिल्कुल सही है। Law made by the parliament during this period become operative on the expiration of 2 years after the emergency has ceased to be operative। नहीं, 2 years का नहीं रहता, 6 month after the emergency ceased to be operative। तो सेकंड नंबर ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि बी और डी एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है। द पावर ऑफ a state legislature to make law on the state list is completely restricted, ठीक है। the power of the state legislature to make a law on the state list is completely restricted। नहीं, completely restricted नहीं करता है, ठीक है। तो पूरा करेक्ट है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा 1। फिर 13 है क्वेश्चन कि विद 13 नंबर क्वेश्चन है कि when the Rajya Sabha pass a resolution allowing Parliament to make a law on a subject in the state list, such a resolution must be supported by the simple majority in the Rajya Sabha। सिंपल मेजोरिटी इन द राज्यसभा। तो इस स्टेटमेंट के बारे में तो पता नहीं है कि वो सिंपल मेजोरिटी रहता है कि स्पेशल मेजोरिटी रहता है, तो ये अभी रुक जाओ। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द रेजोल्यूशन रिमेन टू इन फोर्स फॉर 6 मंथ्स। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं रहता, 6 मंथ तक नहीं रहता, वो अनलिमिटेड तक रहता है जब तक उसको लॉ नहीं बन जाए। फिर उसके बाद लॉ सीज टू हैव इफेक्टिव ऑन एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ आफ्टर द रेजोल्यूशन हैज सीज टू बी इन फोर्स। ऐसा भी नहीं कुछ होता, तो इसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आंसर में देख लेते हैं थोड़ा। 13 नंबर क्वेश्चन 13 का आंसर क्या है? 13 का सी है आंसर। 13 का सी है आंसर, ठीक है, यानी कि थर्ड ओनली सही है, बाकी सारे गलत है। The law ceased to have effect on the expiration of 6 months after the resolution has ceased to be in force। इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं। 13 नंबर तो बोल रहा है कि
If the Rajya Sabha declares that it is necessary in the national interest that the parliament should make a law on a matter of a state list, then the parliament become competent to make a law on that matter. Such a resolution must be supported by two-thirds of the member present and voting. Two-thirds of the member present and voting, and hence statement 1 is not correct. The resolution remain into force for 1 year. It can be renewed any number of times but not exceed 1 year at a time. Hence 2 second is not correct. The law ceased to have effect on the expiration of 6 months after the resolution has ceased to be in force. This provision does not restrict the power of the state legislature to make law on the same matter, but in case of the inconsistency between the state and the law, a state law and the parliamentary law, the latter is to be prevail. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि under which amendment act president is enabled to limit the operation of national emergency to a specific part of the India. Under which amendment act president is enabled to limit the operation of national emergency to a specific part of the India. तो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द इंडिया में ये मतलब कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लागू किया गया था. ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लागू किया गया था कि वो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द इंडिया में कोई भी मतलब कि इमरजेंसी का लॉ लगा सकता है. तो अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट प्रेसिडेंट इज इनेबल्ड टू लिमिट द ऑपरेशन ऑफ national emergency to a specific part of the India, that is 42nd Amendment Act of 1976. इसके तहत मतलब कि प्रेसिडेंट चाहे तो कोई भी पार्टिकुलर एरिया में नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन was appointed by Janata Party government to investigate the circumstance that warranted the declaration of an emergency in 1975. तो सरकारी कमीशन तो हो नहीं सकता क्योंकि सरकारी कमीशन अपॉइंट किया गया था सेंट्रल और स्टेट का रिलेशनशिप के लिए. फिर उसके बाद कोठारी कमीशन भी नहीं होगा क्योंकि कोठारी तुम्हारा एसटी का रिजर्वेशन ये जॉब में प्रमोशन के लिए था, शायद एजुकेशन के लिए होगा. ठीक है, शाह कमीशन लग रहा है बी 15 का बी ऑप्शन शाह कमीशन बताया गया था. ठीक है, 15 का बी. शाह कमीशन बैठाया गया था. ठीक है, कोठारी is a ad hoc commission set by the government of India to examine all aspects of the education sector in India. Education Mukherjee is a one-man board for डेथ ऑफ द सुभाष चंद्र बोस के लिए. ठीक है, और शाह कमीशन बैठाया गया था कि इमरजेंसी के बाद वो पता करने के लिए कि क्यों इमरजेंसी लगाया गया था. ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा. फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 356 एंड 352. तो which among the following is correct about the duration of emergency under article 356 and 352. The maximum duration under the article 356 can be 3 years while the
352 it can be continue indefinitely. हाँ तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 350 से नेशनल इमरजेंसी लगता है, 356 से स्टेट में जब कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन हो जाता है तो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल रखता है, वो मैक्सिमम 3 इयर्स तक हो सकता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन अंडर 352 कैन बी 3 इयर्स, नहीं उल्टा कर दिया, ये गलत है, बी ऑप्शन गलत है, ठीक है। फिर मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ आर्टिकल, नहीं ये भी गलत है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा 16 का ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, it is continuously independent of the legislature in respect of its terms of office। हाँ ये मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेटर पर डिपेंड नहीं करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नर। हाँ ये फिक्स एग्जीक्यूटिव सिस्टम है क्योंकि प्रेसिडेंट ही एग्जीक्यूटिव सिस्टम रहता है, ठीक है। तो बोथ 1 and 2 करेक्ट है। 17 18 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 358, ठीक है, extend the entire country, whereas article 359 may extend to the entire country or a part of it। Resolution approving the proclamation of the emergency is are part only by the Lok Sabha। Resolution approving the proclamation of emergency is passed only by Lok Sabha, नहीं लोक सभा राज्यसभा दोनों से पास होना है। 2 ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन 1 ही सही है। 350 extend to the entire country, 359 extend to the entire country or a part of it, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्लियामेंट कैन रिपेल एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पासिंग ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल। नहीं ऑर्डिनरी बिल से नहीं होगा, ये मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी बिल पास करना पड़ेगा। सिर्फ 1 वाला गलत हो गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी suspended when an emergency is declared on the basis of an armed rebellion। Freedom of speech and expression can be suspended when an emergency is declared on the basis of an armed rebellion, बिल्कुल सही है। फिर applicability of a fundamental right can be restricted when a martial law is placed। हाँ ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि 2 3 बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। With reference to the क्या बोल रहा है, with reference to the Indian Council Act of 1861, consider the following statement। Sir Duncan Rao was one of the 3 non-official members induced in a Viceroy Legislative Council। तो ये बिल्कुल सही है। सर दिनकर राव महाराजा ऑफ बनारस और राजा ऑफ पटियाला, ये सब तीनों को लिया गया था एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ वाइसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेकंड स्टेटमेंट है कि दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर पंजाब प्रोविंस। ये भी बिल्कुल सही है। पंजाब, बंगाल और मद्रास, मुंबई के लिए सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गया, ठीक है। दोनों सही है, यानी कि बी सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ was the गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, differ from the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 gives a separate electorate to the Sikh, Indian Christian and European, whereas the government of India Act 1935
प्रोवाइडेड अ सेपरेट इलेक्टोरल टू द शेड्यूल कास्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 प्रोवाइडेड for the establishment of federal courts, whereas Government of India Act 1935 provided for the establishment of Public Service Commission। बिल्कुल सही है, यानी कि कौन सा करेक्ट आंसर पूछ रहा है, यानी कि बोथ ए बी सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि with reference to the Indian Independence Act of 1947 consider the following statement। Governor General of India was designated as the head of the state, बिल्कुल सही है, गवर्नर जनरल को हेड ऑफ द स्टेट बनाया गया। गवर्नर जनरल रिटेन्स द पावर टू वीटो ऑफ बिल, ये भी बिल्कुल सही है, उसके पास पावर रहता था बिल को वीटो करने का। ऑफिस ऑफ वाइसरॉय वाज एबोलिश बट द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया रिमेन, नहीं, वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दोनों को एबॉलिश कर दिया गया था, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है, 1 और 2 सही है, सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर आर द नॉमिनल एंड द रियल एग्जीक्यूटिव रिस्पेक्टिवली, बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड होता है और प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। ठीक है, मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, हाँ, मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट के लिए, 1 और 2 सही है। ठीक है, 1 और 2 सही है, यानी कि डी ऑप्शन और ई ऑप्शन एलिमिनेट होता है, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि a person shall not become a minister without being a member of the parliament at least 1 year, नहीं 6 मंथ के अंदर कोई भी अपर हाउस या लोअर हाउस का मेंबर हो जाना चाहिए, आगे बन सकता है। फिर उसके बाद मिनिस्टर टेक ओथ ऑफ सीक्रेसी बिफोर द एंटरिंग देयर ऑफिस विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेट नहीं करता है, प्रेसिडेंट करता है, यानी कि 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि who among the following was selected as the temporary president of the constituent assembly। टेम्पोररी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, तो 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था टेम्पोररी, फिर 9, 10, 11 को राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुन लिया गया था, अब 12, 13 को जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करवाया था। ठीक है, याद रखना इतना बात। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन कि विथ रिगार्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट कि मोस्ट ऑफ द डिटेल रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वर ड्रॉन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बिल्कुल सही है। Political parts of the Indian Constitution were drawn from the Constitution of Britain, क्योंकि ब्रिटेन हम लोग को पॉलिटिक्स में सिखा के गया था, तो ये भी सही है। The philosophical part related to directive principle of India Constitution was inspired from the Constitution of Ireland, लेकिन अमेरिका से नहीं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। फिर नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, नहीं ये नहीं इन्फोर्सेबल, यानी कि 1 गलत हो गया, यानी कि ए और बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। प्रियम्बल इज अमेंडेबल बट नो अमेंडमेंट शुड बी मेड विच टेक अवे द बेसिक फीचर, ये बिल्कुल सही है, 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट थर्ड क्या बोल रहा है कि प्रियम्बल इज कंसिडर टू बी द सोर्स ऑफ द पावर
टू द लेजिस्लेचर, नहीं ये सोर्स नहीं है पावर का, यानी कि सी ऑप्शन 2 स्टेटमेंट सही है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड recognized by international law adopted in India Constitution to acquire the foreign territory under the cession treaty से हाँ ले सकते हैं, प्लेबिसाइट से हाँ ले सकते हैं, लीज से ले सकते हैं, परचेस से ले सकते हैं, लेकिन कॉनकॉर्ड नहीं करना है, कॉनकॉर्ड प्रोहिबिट किया गया है, यानी कि 4 को छोड़ के, यानी कि 1 2 3 5, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्स पावर टू रिकॉग्नाइज द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, consider the following statement. A bill to alter the boundary of any state can be introduced in parliament only after the getting the prior recommendation of the governor of the state. हाँ, रिकमेंडेशन चाहिए, ये 1 ऑप्शन सही है, 1 स्टेटमेंट सही है। इन केस ऑफ द यूनियन टेरिटरी इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू असेंड द व्यू ऑफ द कंसर्न लेजिस्लेचर। इसके बारे में कुछ नहीं पता है। फिर law regarding the reorganization of any state and union territory need to be passed by the majority and by the ordinary legislative process, not through the Constitutional Amendment Act. मेजोरिटी से नहीं पास होना चाहिए, सिंपल से पास हो जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो यानी कि 28 का कौन सा ऑप्शन क्या है? 28 का आंसर है तुम्हारा 28 का आंसर है सी। 28 का आंसर सी है, यानी कि 2 और 3 सही है। Sorry, in case of the union territory, it is not required to assent the view of a concerned legislature. यूनियन टेरिटरी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेट के लिए वहाँ के गवर्नर से रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट चाहिए। लॉ रिगार्डिंग द reorganization of any state and union territory need to be passed by the majority and by the ordinary legislative, मेजोरिटी से पास होना चाहिए और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होना चाहिए, नॉट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 क्वेश्चन पूछा, 1956 का क्वेश्चन है कि कच्छ स्टेट एंड द सौराष्ट्र स्टेट वर मर्ज टू क्रिएट अ बॉम्बे स्टेट। हाँ बिल्कुल सही है, मर्ज किया गया था। कन्नड़ स्पीकिंग एरिया ऑफ हैदराबाद स्टेट वर मर्ज विथ आंध्रा स्टेट टू क्रिएट आंध्र प्रदेश। नहीं, कन्नड़ नहीं, तेलुगु स्पीकिंग, ठीक है। तो सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रिगार्डिंग द exceptions to equality which says that the rule of equality before the law is not absolute, consider the following statement. No criminal procedures can be initiated against the president in any court even after he ceases to be president, ठीक है। तो ये नहीं पता है तो ये अभी रखो, ठीक है। एनी एक्ट डन बाय द प्रेसिडेंट इन हिज कैपेसिटी बिफोर और आफ्टर ही एंटर अपॉन इन हिज ऑफिस शैल बी called into question after giving him 2 month notice। ये हो सकता है। No order of imprison of a president and the governor can be issued from any court during the terms of his office। ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 3 तो बिल्कुल सही है। तो 3
तो तीनों में यानी कि ये ऑप्शन हटा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, यानी कि 3 ऑप्शन अगर बता रही है तो यानी कि 1 and 2 नहीं करेक्ट है। तो no criminal proceeding can be initiated against the president in any court even after he ceases to be a president। प्रेसिडेंट पद से हट गया है तब उस पर क्रिमिनल केस चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा था कि any act done by the president in his capacity before or after he enter upon the office shall be called into question। क्वेश्चन पर नहीं बुला सकते जब तक वो अपने पोस्ट पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है स्टेटमेंट के फंडामेंटल राइट प्रोवाइड प्रोविजन विच प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय द स्टेट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फंडामेंटल राइट कैन बैन द यूज ऑफ हेरिडिटरी टाइटल, हाँ, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18। फंडामेंटल राइट प्रोवाइड द राइट टू डेमोन्स्ट्रेट और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। ये बिल्कुल सही है, यानी कि 2 और 3 बिल्कुल सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रिगार्डिंग द फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन अंडर द फंडामेंटल राइट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इट प्रोवाइड अ राइट टू स्टार्ट एन एसोसिएशन, हाँ बिल्कुल सही है। पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी कैन बी द ग्राउंड विच कैन बी यूज टू इम्पोज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये बिल्कुल सही है। राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन of the association under the freedom to form association is a fundamental right। नहीं, ये नहीं, रिकॉग्निशन के बारे में कुछ नहीं बोलता, यानी कि ऑप्शन स्टेटमेंट 1 and 2 सही हो गया, ठीक है। करेक्ट ही पूछ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट रूल दैट आर्टिकल 21 ओनली प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट arbitrary executive action not for the arbitrary legislative action। तो ये तुम्हारा मेनका गांधी केस में हुआ था ऐसा, ठीक है, कि नॉट फॉर द आर्बिट्री नहीं, मेनका गांधी नहीं, ये हुआ था तुम्हारा गोपालन केस में हुआ था 1950 में, ठीक है। लेकिन मेनका गांधी में केस में ये हुआ कि इसको मतलब कि आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन के तहत भी डाला गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट आर कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट ऑफ तो आर्टिकल 21 क्या बोलता है, लिबर्टी और क्या बोलता है, लिबर्टी और पर्सनल लिबर्टी और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के बारे में बोलता है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 द राइट ऑफ लाइवलीहुड लाइफ के बारे में है, तो ये होगा। राइट ऑफ ट्रेवल अब्रॉड, हाँ ये पर्सनल लिबर्टी का है। राइट अगेंस्ट द बार फिटेड, हाँ पर्सनल लिबर्टी है। राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, हाँ ये भी होगा। राइट टू रेपुटेशन ये भी होगा। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा, 34 का क्या आंसर है, 34 का डी है। 34 का डी, यानी कि 1 2 3 4 5 सारा। With reference to the preventive detention provided in Article 22 of Indian Constitution, ये Article 21 था, हाँ 22 preventive detention provided in Article 22 of Indian Constitution consider the following statement:
Fact related to the ground of detention need not to be disclosed if they are against the public interest. हाँ बिल्कुल सही है. The person who has been detained should be given an opportunity to make a proper representation against the detention. हाँ बिल्कुल सही है. Parliament has the right to prescribe a reason for detaining a person for more than 3 months without obtaining any opinion of advisory. ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि डी ऑप्शन फिर सही हो जाएगा. तो 35 का फिर से डी, 35 का फिर से डी. फिर 36 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, क्या बोल रहा है कि रिट कैन ओनली बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिट जारी कर सकता है, यानी कि ऑप्शन 1 गलत हो गया. फिर सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड ऑर्डिनरी लीगल राइट. ऑर्डिनरी लीगल राइट पर सुप्रीम कोर्ट रिट नहीं जारी करता, या हाई कोर्ट पर जारी करता है, यानी कि 2 भी गलत हो गया. तो 2 गलत हो गया, तो या तो बी होगा या तो सी, डी होगा. फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुरिस्डिक्शन. नहीं, हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं यूज करता, क्योंकि ये एक तरह से फंडामेंटल राइट हो गया 32 आर्टिकल 32 के कारण. तो थर्ड भी गलत है, तो नॉन ऑफ द वो सही होगा, डी ऑप्शन. फिर 37 नंबर क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग फीचर ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम. तो अमेरिकन प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. हाँ बिल्कुल सही है. किचन कैबिनेट इज ओनली एडवाइजरी इन नेचर. बिल्कुल सही है. प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस फॉर देयर एक्ट. यह भी बिल्कुल सही है. डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेसिक ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम. ये भी सही है, यानी कि 1 2 3 4 सही है, यानी कि डी ऑप्शन. फिर 38 नंबर क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड चिल्ड्रंस फॉर ऑल चिल्ड्रंस until they reach the age of the 6 is basic of the Gandhian principle लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंतर्गत में आता है. फिर आर्टिकल 47 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रोहिबिट्स द कंजप्शन ऑफ द टॉक्सिक ड्रिंक एंड ड्रग्स विद इंजीरियस टू हेल्थ. ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 47 आर्टिकल नंबर 47. ठीक है, 47 नंबर आर्टिकल यही बोलता है, ये गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करता है. फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इनटू सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल. कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई नहीं डिवाइड किया, यानी कि सेकंड ऑप्शन इनका सही होगा, यानी कि डी ऑप्शन. फिर हाउ आर द फंडामेंटल राइट डिफर फ्रॉम द डायरेक्टिव प्रिंसिपल. The fundamental right establishes political democracy, whereas the directive principle aims to establish the social democracy only. सोशल के साथ इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी भी लाना चाहता है, तो ओनली कर दिया था, जिसके कारण से यह गलत हो गया स्टेटमेंट. फिर उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है कि फंडामेंटल राइट्स प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, वेयरएज उल्टा कर दिया. फंडामेंटल राइट वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल करता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि बोथ ऑप्शन गलत ही है, यानी कि नाइदर 1 नाइदर 2, डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द ड्यूटी directing every citizen of India to provide opportunity for education to his child or ward between the age of the 6 to 14
years is added in for second Constitutional Amendment Act of 1976. तो ये जो है पार्टिकुलर जो आर्टिकल है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में नहीं ऐड किया गया था। ये ऐड किया गया था तुम्हारा, ये ऐड किया गया था तुम्हारा 86 अमेंडमेंट एक्ट, 86 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2004 में शायद हुआ था, हाँ 2004 में। ठीक है, तो ये गलत हो गया, वन गलत हो गया। फंडामेंटल ड्यूटी कंटेन मोरल ड्यूटी एज वेल एज सिविक ड्यूटी। फिर उसके बाद पार्लियामेंट हैज द राइट टू एनफोर्स फंडामेंटल ड्यूटी बाय सुटेबल लेजिस्लेशन। ये भी सही है, यानी कि सेकंड थर्ड सही है, यानी कि बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि with reference to the amendment of the constitution consider the following statement. So in case of non-Bharati case, Supreme Court ruled that the power of amendment the constitution does not include that amendment of the basic structure of the constitution. बिल्कुल सही है। In case of the disagreements on the issue of amendment of the constitution, both the house of the parliament are required to convene a joint session. ये भी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद जॉइंट सेशन नहीं आता अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अगर कुछ भी ये रहता तो वो कुछ भी मतभेद होता तो वो सीधा बिल को खारिज कर दिया जाता, जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जाता। यानी कि सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि वन ओनली सही है, यानी कि ए, ऑप्शन ए। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। Only the presiding officer of the legislature is entitled to disqualify any member on the ground of defection. बिल्कुल सही है, presiding officer नहीं करता है। The law does not specify a time period for the presiding officer to declare the disqualification. ये भी सही है। फिर decision of presiding officer is not subject to judicial review, नहीं, ये judicial review कर सकता है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है। 1 and 2 सही है, यानी कि सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो सिंपल मेजोरिटी से यूज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज को कर सकते हैं। डीपीएसपी के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर विद इन द यूनियन स्टेट, इसके लिए भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, विथ हाफ ऑफ द रेक्टिफिकेशन भी चाहिए। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन पार्लियामेंट, ये भी स्पेशल मेजोरिटी से हाफ ऑफ द स्टेट रेक्टिफिकेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेट legislature cannot initiate the bill relating to the creation and resolution of the legislative council of the state। नहीं, बिल नहीं पारी कर सकता, वो रेजोल्यूशन ला सकता है, ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम विद इन विच द स्टेट लेजिस्लेचर शुड रेक्टिफाई और रिजेक्ट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सबमिटेड टू देम। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो 2 ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन ए। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट द फेडरल सिस्टम ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द कंट्री एंड इट्स सोशल कल्चरल डाइवर्सन, बिल्कुल सही है। द टर्म फेडरेशन हैज नो वेयर मेंशन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बिल्कुल सही है। The Indian federation system is based on the American model। अमेरिकन मॉडल पर है। Shadow Committee is a unit institution of the Britain cabinet system, ये बिल्कुल सही है। 4 बिल्कुल सही है, यानी कि बी और डी में से कोई होगा, ठीक है।
सेकंड भी ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है। फिर उसके बाद थर्ड भी सही है, लेकिन इंडियन फेडरेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द अमेरिकन मॉडल, ये कुछ पता नहीं है हमको इसके बारे में। तो 45 का आंसर देख लेते हैं। 45 का आंसर क्या है? 45 का जो आंसर है वो है बी। 45 का जो आंसर है वो बी है, यानी कि थर्ड नहीं है। इंडियन फेडरेशन सिस्टम बेस्ड ऑन अमेरिका मॉडल पर बेस्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ तो ऐसा स्टेट का अलग सिटीजनशिप रहता है और कंट्री का अलग सिटीजनशिप रहता है। ठीक है। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन गोलकनाथ केस ऑफ 1967 द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडेट ऑफ certain state acts inserted by the 17th Amendment Act was challenged। हाँ बिल्कुल सही है। The question of amendment of fundamental right was first discussed in संकारी प्रसाद केस। हाँ ये बिल्कुल सही है, यानी कि बी, सी ऑप्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट related to parliamentary form of the government? Collective responsibility parliamentary form of the government में रहता है। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर होता है। सिंगल एग्जीक्यूटिव रहता है क्या? डी ऑप्शन होगा 47 का, डी ऑप्शन। थर्ड वाला गलत है, सिंगल एग्जीक्यूटिव नहीं रहता। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि एनी मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड कैन बी रिमूव बाय द लोकसभा बाय पासिंग अ मोशन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा रहे यानी कि कॉन्फिडेंस मोशन हो गया। ओनली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर करता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, नाइदर 1 नाइदर 2 सही है। फिर उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द पीट इंडिया एक्ट ऑफ 1784 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इट मेड द गवर्नर ऑफ द बम्बई मद्रास एंड प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट्स ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1973 के साथ हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट है इट प्रोवाइडेड द सेवरल of company from engaging in any private trade। ये किया था, ये तो किया था, ठीक है, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में ही आ गया था ये। फिर थर्ड है कि इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। हाँ ये बिल्कुल सही है। इसी कारण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बिजनेस के रिलेटेड देखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट से रिलेटेड देखेगा काम, ठीक है। तो बस 3 ऑप्शन सही है, यानी कि 3 स्टेटमेंट सही है, यानी कि सी ऑप्शन हो गया। फिर नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पहली बार डिस्कशन हो गया था अगस्त ऑफर में ये भी बोला गया कि आफ्टर द वॉर एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा और इंडिया खुद अपना वहाँ पर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, ठीक है। तो अभी 50 क्वेश्चन ही करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आगे का 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कमेंट बॉक्स में PDF दिया रहेगा और आंसर का भी PDF दिया रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कमेंट में ये बताइएगा कितना स्कोर आया। नेक्स्ट पार्ट 51 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही ला रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।